हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को और शुरू करते हैं आज की खबरों को पढ़ना और समझना। देखना बच्चे, सबसे पहले आपको एक ऑपरेशन का नाम याद रखना है। ऑपरेशन शील्ड नाम से आपका ऑपरेशन है और ये भारत सरकार के द्वारा भारत के जो पश्चिमी सीमावर्ती राज्य हैं, यानी कि पश्चिम की तरफ जो इंडिया का इंटरनेशनल बाउंड्री है, वहाँ पे इस ऑपरेशन को कंडक्ट किया गया है। तो बच्चे यहाँ पे आपको पूछा जा सकता है कि किसके द्वारा किया गया है, ये बेसिकली क्या है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने इसे किया है और ये आपका एक नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल है। ठीक है, कहाँ पर किया गया है? तो भारत के जो पश्चिमी सीमावर्ती राज्य हैं, जिसमें आपका केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर आता है, आपका पंजाब है, राजस्थान है, गुजरात है, हरियाणा है और आपका चंडीगढ़ है। तो इन सभी जगहों में इसे एक साथ आयोजित किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है सीमावर्ती क्षेत्रों में आपातकालीन स्थितियां जैसे कि हवाई हमले, ड्रोन हमले और युद्धकालीन खतरे में निपटने की राष्ट्रीय तैयारी का मूल्यांकन करना है ना। तो बेसिकली वही कि जब पाकिस्तान की तरफ से अगर कभी ड्रोन आता है, कभी इस तरीके के अगर हमले होते हैं, तो हम एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया कितने तैयार हैं उस चीज़ के लिए और उस सिचुएशन से निपटने के लिए, उसको टैकल करने के लिए हमारी क्या क्या तैयारियां हैं। बस वही तैयारियां जांचने के लिए जो है उसका मूल्यांकन करने के लिए ऑपरेशन शील्ड किया गया। ठीक है, अब थोड़ा सा बच्चे इसके लिए, हालांकि चर्चाओं का भी विषय रहा पाकिस्तान और भारत का जो बाउंड्री है, ठीक है, उसके लिए आपको स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं, तो आपको याद रखना है। जैसे आपको पूछा जाएगा कि कौन कौन से राज्य हैं जो कि भारत के जो कि पाकिस्तान के साथ में अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। तो उसमें बच्चे आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे आपका राजस्थान है, ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका राजस्थान है, ये आपका गुजरात है, ऊपर जो है आपका पंजाब है और फिर जो है आपका जम्मू कश्मीर है। हालांकि हरियाणा और ये जो आपका चंडीगढ़ है ये बहुत दूर है, लेकिन वो बॉर्डर के ज़्यादा नज़दीक है, इसलिए जो है आपका वहाँ पे मॉक ड्रिल करवाई गई। ठीक है, तो इन राज्यों का आपको याद रखना है कि यहाँ पे आपका ये वो एरिया है जहाँ पर कि आप पाकिस्तान और भारत की जो बाउंड्री है वो यहाँ पे साझा होती है। उसके अलावा यहाँ पे देखेंगे तो लाइन ऑफ कंट्रोल अगर आपको पूछा जाता है तो लाइन ऑफ कंट्रोल जिसे हम LOC कहते हैं, वो सिर्फ आपको जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगी इस तरीके से बच्चे। ठीक है, ये जो है आपका जम्मू कश्मीर है और फिर इस लाइन ऑफ कंट्रोल का जो आपका पिछला हिस्सा है ये आपको लद्दाख में देखने को मिलेगा। ठीक है, ये आपका लद्दाख यूनियन टेरिटरी यहाँ से आपका स्टार्ट होता है। बाकी लाइन ऑफ कंट्रोल की दूसरी तरफ जो है आपका, इसे POK कहा जाता है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि भारत के पाकिस्तान के साथ में जो हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर है वो आपका कहाँ पे है और जो LOC है वो आपका कहाँ पे है। फिर बात करते हैं पाकिस्तान के साथ में जो टोटल बाउंड्री शेयर होती है, उसमें से सबसे ज़्यादा जो बाउंड्री शेयर होती है वो कौन सा राज्य करता है या फिर आपका यूनियन टेरिटरी करता है। तो यहाँ पे देखना बच्चे, जम्मू कश्मीर जो है लगभग 1222 किलोमीटर, आप राजस्थान देखिए लगभग 1170 किलोमीटर, गुजरात देखिए 506 किलोमीटर और पंजाब देखिए 425 किलोमीटर। इसका मतलब क्या है कि पाकिस्तान के साथ में सबसे कम बाउंड्री पंजाब की लगती है और सबसे ज़्यादा बाउंड्री लगती है जम्मू और कश्मीर की। तो इतना आपको याद रखना है क्योंकि बच्चे स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पूछा जाएगा। ठीक है, और इसमें जो भी आपके डेवलपमेंट हो रहे हैं अभी वर्तमान में, वो हमें चीज़ें याद रखनी पड़ेगी क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के आसपास जो भी घटनाएं हुई हैं, जो भी डेवलपमेंट हुई हैं, वो आपको एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। ठीक है, तो इतना जो है आपको स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। अगली जो आपकी न्यूज़ है ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। भारत सरकार ने बैटरी जो होती है ना बच्चे, बैटरी आपके हर एक जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट आप लोग इस्तेमाल करते हैं उनमें से अधिकतर जो चीज़ें हैं वो आपकी बैटरी से चलती हैं, है ना। और अभी तो जो है EV भी आपकी चलने लगी है, तो EV में भी जो आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं वहाँ पर भी आप लोगों ने देखा होगा लिथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल किया जाता है ना। तो मतलब एक बड़े स्तर पर जो है आपका बैटरी का इस्तेमाल किया जाता है। तो बैटरी जब तक इस्तेमाल हो रही है तब तक तो हमारे यूज में है, लेकिन जब हम उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं या फिर वो खराब हो गई है तो हम उसे जो है इन्वायरमेंट में इस तरीके से खुला छोड़ देते हैं या फिर कचरे की जैसे फेंक देते हैं। लेकिन एक जो आपके घर से निकलने वाला घरेलू कचरा है और एक जो आपका ये EV है, यानी कि जो आपका इलेक्ट्रिक वेस्ट है, ये बहुत ही ज्यादा जो है आपका हार्मफुल होता है इन्वायरमेंट के लिए। ठीक है, तो बच्चे उसी दिशा में जो है इंडियन गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया है और उन्होंने क्या किया है, भारत सरकार के द्वारा बैटरी शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया है। ठीक है, ये जो आपका शिखर सम्मेलन है 2025 में हुआ है, ये आपको याद रखना है और ये हुआ है आपका नई दिल्ली में, क्योंकि पहली बार हुआ है। ठीक है, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। सरकार का यह कदम इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए अनियमित चार्जिंग स्टेशनों से उत्पन्न सुरक्षा खतरों पर बढ़ती चिंताओं के बीच उठाया गया है और इस पहल का
जो इनिशिएटिव है, मतलब जो इसका उद्देश्य है, नकली और घटिया बैटरी की बिक्री को रोकने में मदद करेगी और पर्यावरण संरक्षण के लिए बैटरियों के पुनर्चक्रण को भी बढ़ावा देगी। ठीक है, अब दो चीजें बचे, जैसे मैंने आपको कहा कि बैटरी को अगर हम इन्वायरमेंट में फेंकते हैं तो वो हमारे लिए हार्मफुल होती है। ठीक है, अब हार्मफुल क्यों होती है वो आपका इन्वायरमेंट का विषय है। ठीक है, और इन्वायरमेंट एज अ सब्जेक्ट आपका जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप एसएससी के एग्जाम दें, चाहे आप आरआरबी के एग्जाम दें। ठीक है, तो बच्चे पहले इसका हम रीजन जान लेते हैं कि बैटरियों के बारे में इतना चिंता करने की क्या आवश्यकता है, ये क्यों हमारे लिए हार्मफुल है। तो देखना, जो बैटरीज होती है ना, खास करके जो लेड एसिड बैटरीज होती है, उसमें लेड होता है, उसमें आपका मरकरी पारा होता है, उसमें आपका कैडमियम होता है, और ये जो तीनों ही एलिमेंट इसमें आप देख रहे हैं, सारी की सारी जो है आपकी हैवी मेटल्स है, और ये बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होती है इन्वायरमेंट के लिए, जो कि अत्यधिक जहरीली होती है। जब ये बैटरियां लैंडफिल में खराब हो जाती हैं तो ये धातुएं मिट्टी और भूजल में मिलकर के पारिस्थितिकीय तंत्र को दूषित कर सकती हैं और स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा कर सकती है। ठीक है, तो इनमें से जो तीनों एलिमेंट है जिससे कि बैटरी बनाया जाता है, आपका सीसा हो गया, पारा हो गया, कैडमियम हो गया, तो बच्चे जब ये जो है आपका इन्वायरमेंट में आती हैं, खुले में छोड़ दी जाती है, कूड़े के जैसे आपके फेंक दी जाती है लैंडफिल एरिया में, तो वहां पे जो है आपका ये सॉइल पॉल्यूशन करेंगी और वाटर पॉल्यूशन करेंगी। ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होती है, ये वाले जो आपके मेटल्स हैं, इसमें हैवी मेटल्स हैं, जिसके कारण इसका इस तरीके से डिस्पोजल जो कर दिया जाता है उसको रोकना जरूरी है। तो दो चीजें हम कर सकते हैं, या तो बैटरी को दोबारा से इस्तेमाल करें, जैसे आप लोगों ने बहुत ज्यादा देखा भी होगा, भी जो टीवी का रिमोट वाला सेल होता है, पहले जो है सेल आते थे, हम जो है 2-3 महीने उसका इस्तेमाल करके उसके बाद में उसे फेंक देते थे। ठीक है, क्योंकि वो हम रीयूज नहीं कर सकते। लेकिन अभी आप लोगों ने देखा होगा कि चार्जिंग वाला जो है आपका सेल आने लगा है। जैसे कई बार आप लोगों ने मुझे भी देखा होगा कि क्लास में कई बार आपकी आवाज चली जाती है ना, तो आवाज चले जाने का मतलब क्या है कि जिस माइक से मैं बोल रही हूँ इस पे जो है सेल लगा हुआ है। ठीक है, और वो सेल जो है उसकी बैटरी खत्म हो जाती है, तो हम इसे क्या करते हैं, फिर से चार्ज करते हैं। ठीक है, तो चार्ज करने की कारण क्या होता है कि बैटरी दोबारा से जो है इस्तेमाल में आ जाती है। हालांकि बहुत ज़्यादा इनकी लाइफ नहीं होती है, लेकिन फिर भी जो पुराने हम कन्वेंशनल बैटरी इस्तेमाल करते थे, सेल इस्तेमाल करते थे, उनसे तो ठीक ही है क्योंकि ये चार्जेबल है। ठीक है, तो अभी बच्चे कोशिश की जा रही है कि एक तो ये कि जो मटीरियल इस्तेमाल हो रहा है, जैसे कि लेड का इस्तेमाल करते हैं, और बहुत बार तो बहुत अच्छी बैटरी बनाने के चक्कर में बिल्कुल प्योर लेड इस्तेमाल होता है, और वो प्योर लेड जब आपका इन्वायरमेंट में जाता है तो वो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है। ठीक है, तो बच्चे इन सभी चिंताओं को देखते हुए पर्यावरण की तरफ जो ये हानिकारक खतरे हैं, दुष्प्रभाव है इन चीज़ों का, उसको देखते हुए सरकार ने इनिशिएटिव लिया है, और इससे जो है बहुत सारी चीज़ों को आपका किया जाएगा। एक तो जैसे खराब बैटरी, या फिर आपका जैसे यहाँ पे आपका लिखा हुआ है कि जो नकली बैटरियाँ बनती हैं, घटिया बैटरी बनती है ना, उनकी जो प्रोडक्शन है उसको रोकने में मदद करेगा ये इनिशिएटिव जो है। ठीक है, और दूसरा जो है पर्यावरण संरक्षण के लिए जो है बैटरी को किस तरीके से पुनर्चक्रण, रिसाइकिल किया जा सकता है। ठीक है, और कैसे जो है उनका डिस्पोजल करना है, बेसिकली उस चीज़ पे जो है आपका ध्यान केंद्रित करने के लिए बैटरी शिखर सम्मेलन हुआ है। ठीक है, तो बैटरी का जो एंगल है इन्वायरमेंट की तरफ, वो आपको थोड़ा सा याद रखना है, क्योंकि बच्चे ये जो आपका टॉपिक है ना, वेस्ट मैनेजमेंट है ना, क्योंकि ये भी आपका वेस्ट है, जो ई वेस्ट है वो भी बहुत बड़े जो है एक कह सकते हैं कि चिंता का विषय है, क्योंकि बाकी सारा कचरा तो हमने कुछ ना कुछ उसके लिए सॉल्यूशन ढूंढ ही लिए है ना। जो आपका वेस्ट मटेरियल, अगर वो जैविक कचरा है तो जैविक का हम खाद बना ले रहे हैं, कंपोस्ट बना ले रहे हैं। ठीक है, दूसरा जो आपका प्लास्टिक है दूसरी तरह, उसके लिए जो है बहुत सारी जो है साइंटिफिक काफ़ी तरीके ढूंढे जा चुके हैं कि हाँ इसका जो है आपका रीयूज कर दिया जाएगा, इस तरीके से प्लास्टिक इस्तेमाल किया जाएगा कि वो आपका रीयूज हो जाए, है ना। तो इस तरीके से जो है हम सॉल्यूशन पे काम कर रहे हैं। लेकिन जो ई वेस्ट है, ई वेस्ट जो है आपका हार्मफुल भी ज़्यादा है, और इसके जो है अभी तरीके भी नहीं है कि उसको किस तरीके से जो है डिस्पोज करना है, और दूसरा लोगों में अवेयरनेस भी नहीं है। वो घर के कचरे के साथ में जो है वहीं आपकी सब्जी का कचरा जा रहा है, वहीं पे जो है आपका मोबाइल का चार्जर जा रहा है ना। तो ये लोगों में अवेयरनेस नहीं है कि इस चीज़ को हमें इस तरीके से डिस्पोज नहीं करना है। ठीक है, तो बच्चे यही अवेयरनेस फैलाने के लिए या फिर इस दिशा में काम करने के लिए भारत सरकार ने बैटरी शिखर सम्मेलन 2025 नाम से एक इनिशिएटिव शुरू किया है। ठीक है, अगली न्यूज़ है आपकी इकोनॉमी से रिलेटेड। भारत सरकार के आग्रह पर इंटरपोल ने पहली बार सिल्वर नोटिस जारी किया है, और यह नोटिस क्या काम करेगा? यह नोटिस आर्थिक अपराधियों और भगोड़ों की पहचान, ट्रैकिंग और कानूनी प्रक्रिया में सहयोग के लिए बनाया गया है। बेसिकली आप सभी को ये तो पता होगा कि हमारे देश में बड़ा बड़ा घोटाला करने वाले लोग यहाँ नहीं रुकते हैं, है ना। जैसे उन्हें पता लगता है कि हमारी पोल खुल चुकी है, अब पुलिस आएगी, CBI आएगी और हमें पकड़ करके ले जाएगी, वो उससे पहले
समय जो है देश छोड़ करके चले जाते हैं, है ना, और किसी दूसरे देश में जाकर के जो है उनको आराम से, क्योंकि पैसा तो है दुनिया भर का, वहां जाकर के जो है वहीं की सिटीजनशिप ले ली या फिर किसी दूसरी कंट्रीज के द्वारा उसको जो है आपका वहां पर शय मिल जाती है, वहीं पे उसका जीवन कटता रहता है और उसके जो किए गए क्राइम है, जो भी उसने यहाँ पे इकोनॉमिक हमें नुकसान किया है, हमारे बैंकों को नुकसान किया है, वो सारा का सारा जो है यहीं पे जो है बैंक ही झेलते रहते हैं, हमारी इकोनॉमी जो है उस चीज को फिर उस बर्डन को जो है लेकर के चलती रहती है। ठीक है, तो बच्चे इस चीज से निपटने के लिए अभी क्या हुआ है ना, इंटरपोल। अब इंटरपोल के बारे में थोड़ा मैं आपको बताऊं तो पहले इसके बारे में हम जान लेते हैं कि इंटरपोल बेसिकली आपका क्या है। तो इंटरपोल जो है एक ग्लोबल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, इंटरपोल क्या है, एक ग्लोबल मतलब कि पूरे विश्व भर में काम करने वाली एक पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है और इसका जो पूरा नाम है इंटरनेशनल कॉपरेशन टू कंट्रोल क्राइम। इट वाज फाउंडेड इन वियना में 1923 में जो है इसे बनाया गया था और इसका जो वर्तमान में हेडक्वार्टर है ये है आपका लियोन, फ्रांस में। ठीक है, तो ये बच्चे थोड़ा सा याद रखना। बाकी इंटरपोल का जो इंडिया मेंबर बना है ये बना है 1949 में, 1949 में। ठीक है, तो पहले तो इंटरपोल के बारे में याद रखना। अब इंटरपोल क्या करता है बच्चे, ये 8 प्रकार के नोटिस जारी करता है। ठीक है, इंटरपोल को अगर आप देखेंगे तो ये जो है आपके 8 प्रकार के नोटिस जारी करता है। इनमें से जो आपका सिल्वर नोटिस है ये भारत के कहने पे जो है आपका किया गया है, इसीलिए न्यूज जो है आपकी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो सिल्वर नोटिस है इसे करने के पीछे मकसद क्या है, सिल्वर नोटिस का उद्देश्य क्या होता है, इसका उद्देश्य है कि अवैध गतिविधियों से जुड़ी आपराधिक संपत्तियों की पहचान करना और उन्हें पुनर्प्राप्त करना और संपत्तियों, वाहनों, वित्तीय खाताओं और व्यवसाय जैसे लूटे गए संपत्तियों का पता लगाना। ठीक है, तो बेसिकली जो है आपका किसी व्यक्ति ने अगर इस तरीके के क्राइम किए हैं तो उनकी क्राइम का पूरा रिकॉर्ड, ठीक है, पूरा रिकॉर्ड जो है आपका इंटरपोल जहां जहां उसे ट्रेस करती है, जो जो उनके पास में रिकॉर्ड्स होती हैं वो क्या करती है कि अपने जो मेंबर कंट्रीज हैं, ठीक है, मेंबर, अब चूंकि इंडिया भी कंट्री है, मेंबर कंट्री है, ठीक है, तो अपने मेंबर कंट्रीज के साथ में जो है साझा कर सकती है। इससे क्या होगा कि अगर हमारी कंट्री में किसी ने ऐसा क्राइम किया है और हम उस व्यक्ति को अगर ढूंढ रहे हैं तो उसकी जो एक्सेसिबिलिटी है या फिर उसकी रीच में जो हम लोग जा सकते हैं। ठीक है, तो इंटरपोल से जो है हेल्प लेने के लिए भारत सरकार ने ये आपका प्रपोजल दिया था और भारत सरकार के कहने पे जो है इन्होंने सिल्वर नोटिस जो है आपका जारी किया है। ठीक है, इतना बच्चे याद रखना। तो इसमें 2-3 चीजें हैं याद करने के लिए। स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इंटरपोल के बारे में याद रखना है, कब स्थापना हुई थी, क्या हुई थी, और वैसे बच्चे आपको याद रखना है कि सिल्वर नोटिस क्या होता है। और आर्थिक भगोड़े का मतलब क्या है कि जिन लोगों ने हमारे देश को आर्थिक नुकसान पहुंचाया है और वो अभी जो है क्राइम करके हमारे देश से चले गए हैं। ठीक है, तो वो कहाँ पे हैं, उनकी रीच में जाने के लिए, उनकी तरफ जो है आपका एक्सेसिबिलिटी बनाने के लिए भारत सरकार ने आपका प्रपोजल दिया था और इसे जो है आपका स्वीकार किया गया है किसकी तरफ से, इंटरपोल की तरफ से। ठीक है, इतना बच्चे आपको याद रखना है। अगली जो आपकी न्यूज़ है, न्यूज़ नहीं है, एक किताब है और उसके राइटर है। ठीक है, तो बुक का नाम है द वुमेन हु रन एम्स, द मेमोरीज ऑफ अ मेडिकल पायनियर। अब ये जो बुक है इस बुक में ही बच्चे इनकी पूरी कहानी छुपी है, नाम में ही कहानी छुपी है, द वुमेन हु रेन एम्स। ठीक है, एम्स आप सभी को पता है, जो दिल्ली वाला एम्स है, सबसे जो आपका बड़ा एम्स है। तो एम्स में इनका नाम है डॉक्टर स्नेह भार्गव। ठीक है, याद रखना, डॉक्टर स्नेह भार्गव भारत की प्रतिष्ठित रेडियोलॉजिस्ट हैं और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स की नई दिल्ली की पहली महिला निदेशक भी रही हैं। ठीक है, तो जब इन्होंने एज अ निदेशक जो है काम किया होगा यहाँ पे, तो उनका जो भी एक्सपीरियंस रहा एम्स को संभालने का वो जो है उन्होंने किताब में लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे आपको द वुमेन हु रेन एम्स नाम से समझ में आ रहा होगा कि इन्होंने क्या किया। ठीक है, इनकी अचीवमेंट्स क्या है और उनका नाम आपको याद रखना है, डॉक्टर स्नेह भार्गव। तो इन्होंने अपनी एक संस्मरण मेमोर जिसे हम कहते हैं वो जो इन्होंने लिखा है, तो स्नेह भार्गव, और किताब का नाम है आपका द वुमेन हु रेन एम्स। ठीक है, चलिए अगली जो आपकी न्यूज़ है ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, इस तरीके के आंकड़ों पे आपको विशेषकर ध्यान रखना है अगर आपको आरआरबी जेईई सीबीटी 1 क्लियर करके सीबीटी 2 तक जाना है। सीबीटी 2 में जब जाएंगे तो वहाँ पे इन्वायरमेंट जो है एक बड़ी वेटेज के साथ में आपको सब्जेक्ट मिलता है, 10 नंबर के साथ में जो है आपको इन्वायरमेंट पढ़ना पड़ता है, 10 नंबर के लिए, सॉरी, है ना। तो ये जो आपका इन्वायरमेंट है, अभी रिसेंटली जो एग्जाम आपका हुआ है, मतलब पहला वाला जो सुबह की शिफ्ट वाले बच्चों का एग्जाम हुआ है, वहाँ पे जो कैंसिल नहीं हुआ है, वहाँ पे बच्चे आपका ये प्रश्न आया था। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन है, पहले न्यूज़ पढ़ लेते हैं फिर मैं आपको बताती हूँ कौन कौन से आंकड़े आपको याद रखने हैं। 2024 रिकॉर्ड पर सबसे गर्म वर्ष था, किसने बताया है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा बताया गया है। वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO की एक रिपोर्ट में ये चेतावनी दी गई है कि अभी तो 2024 तो आज तक का जो है विश्व का सबसे गर्म जो है आपका साल रहा और 2029 तक 2029 तक
इसी तरीके से अगर क्लाइमेट चेंज होता रहा तो एक बार और जो है हम क्या है इस साल को, मतलब कि 2024 में जो गर्मी आई थी वो दोबारा से जो है हम एक्सपीरियंस करने वाले हैं। ठीक है, तो इन्होंने चेतावनी दी है कि वैश्विक तापमान ग्लोबल टेम्परेचर में वृद्धि जारी रहने की संभावना है। 80% संभावना है कि अब से 2029 के बीच कम से कम एक वर्ष और भी अधिक एक वर्ष और भी अधिक गर्म रहेगा, मतलब कि 2024 के जैसे हमें एक और साल देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये बचे आपका WMO ने कहा है। और इसके अलावा उन्होंने और भी कुछ कहा है। उन्होंने और क्या क्या कहा है देखना। सबसे पहले जो आपका डेटा है वो हमें याद रखना है। वैश्विक वार्षिक से दशकीय जलवायु अद्यतन के अनुसार अगले 5 वर्षों में ग्रह पर पूर्व औद्योगिक स्तरों 1850 से लेकर के 1990 से 1.2 डिग्री सेल्सियस और 1.9 डिग्री सेल्सियस के बीच में तापमान का अनुभव होगा। 70% संभावना है कि 5 साल का औसत इस 1.5 डिग्री सीमा को पार कर जाएगा। ठीक है, ये भी इन्होंने कहा है। तो ये जो 1.5 डिग्री जो आपका सेल्सियस है, इसका उद्देश्य जो रखा है, हमारा जो ग्लोबल टेम्परेचर अगर इस तरीके से ही बढ़ता रहे तो वो इससे भी आपका ज्यादा होने का अनुमान लगा है। रिपोर्ट में यह भी अनुमान लगाया गया है कि 86% संभावना है कि वैश्विक औसत तापमान अगले 5 वर्षों में से कम एक में पूर्व औद्योगिक स्तरों में 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाएगा और 1% संभावना है कि उनमें से एक वर्ष 2 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाएगा। तो बेसिकली मतलब सेम है कि अगर इसी तरीके से क्लाइमेट चेंज होता रहा या फिर ग्लोबल वार्मिंग की जो कंडीशंस है, अगर हम इसी तरीके से उस डायरेक्शन में काम ना हमने किया और उस पर ध्यान नहीं दिया तो इस तरीके से जो है आपको इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, और सालाना जो है यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक साल में 2 डिग्री सेल्सियस तक जो है आपका बढ़ सकता है ना, तो जो कि बच्चे बहुत ज्यादा है ग्लोबल टेम्परेचर के लिए ना। ये जो उन्होंने लिखा है एक साल में 2 डिग्री सेल्सियस, ये बहुत ज्यादा है। ठीक है, अगली जो आपकी न्यूज़ है स्पोर्ट्स की है। इसमें आपको डी गुकेश का याद रखना है नाम। ठीक है, आप लोगों को याद भी होगा, भारत के हैं और इन्होंने नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट 2025 में विश्व के नंबर 1 मैग्नस कार्लसन को हरा करके इतिहास रच दिया है। ठीक है, तो जो ट्रॉफी इन्होंने जीते है, जो टूर्नामेंट उन्होंने जीता है, उसका नाम हमें याद रखना है नॉर्वे चेस टूर्नामेंट 2025। और मैग्नस कार्लसन का भी नाम याद रखना, ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कौन से खेल के खिलाड़ी हैं, क्योंकि बच्चे अभी जो है वर्तमान में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा पॉइंट्स इनके नाम पे है, सबसे ज्यादा टूर्नामेंट इन्होंने जीते हैं। ठीक है, तो मैग्नस कार्लसन, और इन्हें हरा दिया है डी गुकेश जो कि भारत के ग्रैंड मास्टर हैं। अगली जो आपकी न्यूज़ है अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है। आप लोगों ने ऑडी कंपनी का नाम सुना है, तो ऑडी इंडिया ने, जर्मन लग्जरी कार मेकर कंपनी है, ऑडी इंडिया ने ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता और विश्व चैंपियन भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ठीक है, तो अपॉइंटमेंट है, नीरज चोपड़ा को ऑडी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है इंडिया के लिए। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। ऑडी बाकी जैसे मैंने कल भी आपको कंपनी के बारे में बताया था, जब आप इस तरीके का कंपनी को देखते हैं ना तो थोड़ा सा याद भी कर लीजिए करना है उनको कि ये कंपनी किस चीज़ की है। ठीक है, तो ऑडी तो आप सभी को पता है कार बनाती है ना, तो उसकी जो है आपके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। अगली जो आपकी न्यूज़ स्पोर्ट्स से रिलेटेड है रोहित शर्मा ने IPL की हिस्ट्री में 300 सिक्सेस लगाए हैं और ये सिक्सेस लगाने वाले वह पहले भारतीय बल्लेबाज और क्रिस गेल के बाद कुल मिलाकर के दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक है, तो पूरे विश्व में जो है IPL में सबसे ज्यादा सिक्सेस लगाने वाले दूसरे नंबर के बैट्समैन बन गए हैं रोहित शर्मा, और भारत में आपके पहले नंबर पर हैं। ठीक है, कितने हैं? 300 सिक्सेस जो इन्होंने लगाए हैं। अभी जो मुंबई इंडियंस का मैच हुआ था उसमें इन्होंने लगाए थे। ठीक है, तो ये बच्चे आपको याद रखना है। चलिए, आज का जो सेशन है वो हम यहीं पे समाप्त करेंगे, और आज के सेशन में जो इम्पोर्टेंट आपकी खबरें रहीं उसमें आपको बुक्स एंड ऑथर में मैंने आपको जो बताया वो याद रखना, और बैटरी के इम्पैक्ट के बारे में बच्चे जो आपको बताया है वो भी आपको याद रखना है। ठीक है, थोड़ा सा ये आपका आउट ऑफ द बॉक्स जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। सिल्वर नोटिस क्या होता है, ठीक है, कौन इसे जारी करता है, तो बेसिक क्वेश्चन जो है इसके बारे में पूछा जा सकता है। इंटरपोल क्या है, कब इसकी स्थापना हुई थी, हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है, इस तरीके की चीज़। ठीक है, चलिए फिर आज का सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलेंगे फिर किसी और सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।